राज्य विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका। ये राज्य विधानमंडल यहाँ से पारित होगा विधेयक, इसके बाद यहाँ से जाएगा राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। क्या क्या राज्यपाल कर सकता है? सहमति दे सकता है, सहमति रोक सकता है और पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। या तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है। और अगर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो वो अनुच्छेद 201 के तहत भेजेगा। राष्ट्रपति के पास जो विकल्प है, क्या करेगा राष्ट्रपति? सहमति दे सकता है या रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का। यानी कि राज्यपाल के विपरीत राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद लौटे विधेयक पर भी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल बाध्य होता है अगर एक बार विधेयक को दोबारा उसके पास भेजा जाता है, मीन्स तो उस केस में राज्यपाल को उस पर सहमति देनी ही देनी है अगर पुनर्विचार के बाद वापस आता है। लेकिन राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं। भारत के 15वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं और ये कब हुआ है? सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे, 9 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार के 300 वोटों के मुकाबले 452 वोट हासिल किए। अब उपराष्ट्रपति का पद क्या है? तो उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, जिसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत की गई है। शक्तियां और कार्य क्या हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता करते हैं, जिसके पास लोकसभा के अध्यक्ष के समान शक्तियां आती हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना अनुच्छेद 65, अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं और उन्हें राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता प्राप्त होता है। निर्वाचक मंडल क्या है? तो जो राष्ट्रपति है और जो उपराष्ट्रपति है, क्या अंतर है दोनों में? तो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव से मुख्य अंतर क्या है कि इसमें संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इसमें संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं? शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसमें संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि यहाँ पर केवल जो संसद के राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे और राज्य वाले नहीं। राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो सकते हैं। कार्यकाल क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा ये नियुक्त होता है। कार्यकाल एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से नियुक्ति। और कार्यकाल की जो अवधि है वो है अनुच्छेद 67 के अनुसार 5 वर्ष। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर और ऑनलाइन विज्ञापन प्रतिबंध। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर और ऑनलाइन विज्ञापन प्रतिबंध। तो ऑनलाइन मनी गेम्स को बढ़ावा देने के लिए 2 साल तक की कैद और 50 लाख तक का जुर्माना है। ये किसके लिए है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या विज्ञापनदाता, यानी कि जो सोशल मीडिया का यूज करके, जैसे इन टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, इन टेलीग्राम ग्रुप का यूज करके अगर कोई व्यक्ति किसी गेम को प्रमोट कर रहा है कि आप इसको खेलिए आपको पैसा मिलेगा, तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की कैद हो सकती है और उस पर 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑनलाइन रमी है, ये रमी ऐप है, तो ऐसे करके बहुत सारे, जैसे हमारे ड्रीम 11 हो गया, जिस पे बहुत सारे बच्चे खेलते थे पहले। तो ये अगर गेम, अब चूंकि मनी गेम्स हैं, यहाँ पर सट्टेबाजी या इस तरह की चीज़ें होती हैं, पैसे फंसने के ज़्यादा चांस होते हैं, लालच बहुत ज़्यादा होता है। तो इन ऐप्स को अगर कोई एक बार गलती करता है, तो उस केस में फर्स्ट टाइम अगर गलती करता है तो उसको 3 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना। ये पहली बार गलती करने पे है कि अगर आपने इतनी सब चीज़ों को लॉन्च करने के बावजूद भी आपने ऐसा कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, तो पहली गलती पर आपको 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। लेकिन आप इस गलती को दोबारा फिर से अगर दोहराते हैं तो उस केस में आपको 3 से 5 साल की कैद और ज़्यादा नहीं 2 करोड़ रुपए आपको जुर्माना के रूप में देना होगा। ये प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे ड्रीम 11 टाइप के इस तरह के। वित्तीय सेवाओं पर प्रतिबंध है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऑनलाइन मनी गेम्स के लिए कोई भी लेन देन सेवा प्रदान करने से मना किया गया, यानी कि आप इनके माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। अब एक न्यूज़ है जो हमारा एसआईआर, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का एक व्यापक घर घर जाकर सत्यापन अभियान है। कानूनी आधार क्या है? संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत इसको लाया गया है। तो ये आपको याद रखना है।
चरण एक, पहला चरण क्या था? घर घर जाकर गणना, बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ हर घर का दौरा कर मौजूदा और नए मतदाताओं का सत्यापन करते हैं। दूसरा चरण क्या है? सत्यापन और प्रकाशन, दस्तावेजों की जांच, अयोग्य नामों को हटाना, नए नाम जोड़ना, अंतिम सूची प्रकाशित करना। रिजल्ट क्या था कि महत्व क्या है इसका? विश्वसनीय चुनाव यानी फर्जी मतदाताओं को कम करता है और पारदर्शिता को बढ़ाता है। तो इसका ये इस्तेमाल है, इसका यूज है। जो हमारी अगली न्यूज़ है वो है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं, यानी कि मानव जैसा कंप्यूटर वाला दिमाग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चर्चा में क्यों था? अक्टूबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेइती ने एआई जनरेटेड सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग और ट्रेसेबिलिटी को लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 में मसौदा संशोधन का प्रस्ताव किया है। एआई सामग्री की परिभाषा क्या है? अच्छा, इसको आप समझ लीजिए। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, अब इसको सुधार करने की आवश्यकता इसलिए थी कि बहुत सारे ऐसे एआई वीडियोस और एआई इमेजेस बन रही हैं जो कि एकदम हूबहू किसी व्यक्ति की जैसी ही होती हैं। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति की सही इमेज है, तो ये तो एक तरह से चीटिंग हो जाती है, उस व्यक्ति के साथ गलत यूज हो सकता है। तो जब भी कोई ऐसा कंटेंट बनाएगा तो उसके ऊपर एआई का लेबल लिख देगा कि भाई ये एआई से बना हुआ है, ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं ये फेक है। या आप क्या करेंगे कि जो भी, जैसे मान लीजिए वीडियो कंटेंट अगर आप दिखाते हैं इतने बड़े हिस्से में एआई से जनरेटेड, तो उस केस में इस हिस्से का 10% हिस्से पे आप एक लेवल लगा देंगे एआई का, ये एआई से बना हुआ है, ताकि आम पब्लिक इसको देखकर कंफ्यूज ना हो। क्योंकि आप देखते होंगे बड़े बड़े नेताओं के भाषण वायरल होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के मतलब इमेजेस वायरल होती हैं कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसा चीज़ें मिसयूज भी होता है बहुत सारी जगहों पे। इसलिए अगर कुछ बना है एआई से तो उसका लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है। एआई सामग्री की परिभाषा क्या है? वह जानकारी जो एक कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके कृत्रिम या एल्गोरिदम रूप से बनाई, जनरेट की या संशोधित की या बदली गई है, इस तरह से कि वह यथोचित रूप से प्रमाणिक या सत्य प्रतीत होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? एआई सामग्री बोलेंगे, यानी हूबहू वैसी दिखे। अब बाकी मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग का मतलब होता है कंप्यूटर की वह क्षमता जिसमें वे बिना मानव प्रोग्रामिंग के अनुभव या डेटा से सीख सकते हैं, यानी मशीन खुद से सीखती है। डीप लर्निंग क्या होती है कि मानव मस्तिष्क की नकल करते हुए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है, जिससे कंप्यूटर जटिल कार्य करता है। मानव मस्तिष्क का नकल करते हुए मशीन काम करती है हूबहू हमारे जैसा। जनरेटिव एआई क्या है? ऐसा एआई जो अपने पूर्व प्रशिक्षित कंटेंट के आधार पर नया टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज या कोड बना सकता है, उसको हम जनरेटिव एआई कहते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसके आधार पर वो नई इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है, भले ही आपने वो इन्फॉर्मेशन दी ना हो, लेकिन वो एक अनुमान लगाकर आपको बता सकता है। जैसे आदमी बताते हैं भाई ये घटना हुई, वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये हुई होगी, उसी तरह से एआई भी काम करता है, उसको कहते हैं जनरेटिव एआई। तब आगे बढ़ते हैं कि प्लेटफॉर्म प्रकटीकरण, यानी जिस प्लेटफॉर्म पे होस्ट किया जाएगा वहाँ पर एक एआई का लेबल होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए कि वो एआई से बना हुआ है। और प्लेटफॉर्म सत्यापन, घोषणा की सटीकता को सत्यापित करने के लिए उचित और समानुपातिक तकनीकी उपाय जैसे एआई डिटेक्टर, मेटा डेटा, इस सब का विश्लेषण होना चाहिए। और जो मेन बात है वो यहाँ है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर है हमारे काम की, एक यहाँ पर है दृश्यता, श्रव्यता। दृश्य सामग्री के लिए लेबल को प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम 10% को कवर करना होगा। ऑडियो के लिए लेबल अवधि के शुरुआती 10% के दौरान श्रव्य होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो भी आप लेंथ बना रहे हैं, चाहे वीडियो चाहे ऑडियो, उस हिस्से का 10% पे आप ये दिखाएंगे कि ये एआई से बना हुआ है, उस पर बोलते हुए या लिखते हुए कुछ भी जो सिद्ध कर दे कि एआई जनरेटेड है। अनुपालन, सेफ हार्बर, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत विफल करने पर या रहने पर कानूनी प्रतिरक्षा होने का जोखिम। यानी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आईटी अधिनियम है 2000 उसकी धारा 79 के तहत 79 के तहत आप एक तरह से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वैश्विक संदर्भ की बात करें तो चीन जो है सितंबर 2025 में लेबलिंग मानदंड वाटर मार्क अनिवार्य कर दिया, यानी कुछ भी आप बनाएंगे तो एआई का लेबल होना चाहिए उस पर। यूरोपीय संघ एआई अधिनियम में मशीन पठनीय प्रारूप प्रावधान, यानी वहाँ पर भी एआई का कुछ आपको दिखाना होगा। C2PA कुछ है, ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय पत्तन अधिनियम 2025। चर्चा में क्यों है? तो संसद ने अगस्त 2025 में इसको पारित किया। 1908 के पुराने प्रावधानों को प्रतिस्थापित करता है। उद्देश्य क्या है? बंदरगाह शासन का आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना। तो किसी राज्य में जैसे एक प्रमुख बंदरगाह होते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, और एक गैर प्रमुख होते हैं जिनका उतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहता है। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि जो गैर प्रमुख हैं, यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनको भी एक तरह से कानून के दायरे में लाना, उनका एक तरह से देखना, उसको ध्यान देना। तो वैधानिक राज्य समुद्री बोर्ड, ये क्या है? SMBs अपने संबंधित राज्यों के भीतर गैर प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासन, नियंत्रण और विनियमन, ये इसका काम है। और वैधानिक समुद्री राज्य विकास परिषद, ये क्या है? MSDC केंद्र सरकार और तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के बीच राष्ट्रीय स्तरीय
समन्वय ढांचा। MSDC का कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच जो भी काम होगा उसको देखना, और ये जो SMBs है, वैधानिक राज्य समुद्री बोर्ड, ये अपने राज्य के भीतर की बात करेगा। DRC क्या है? विवाद समाधान समिति, एक तरह से रिजोल्यूशन कमेटी है, जो भी हमारे बीच में डिफॉर्मेशन होगी। तो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित है, बंदरगाह प्रशासनों, रियायतग्राहियों और उपयोगकर्ताओं के बीच विवादों का समाधान करेगी। अब इसके लिए दंड क्या है? अपराधीकरण की समाप्ति। अधिनियम ने कुछ अपराधों को एक युक्तिसंगत दंड व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया है, जो अब कारावास की बजाय मौद्रिक दंड द्वारा दंडनीय है। ये अगर गलती करते हैं तो आपके ऊपर पैसे वाला दंड लगाया जाएगा। गंभीर अपराध क्या है? ऐसे अपराध जो पोत की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं या बंदरगाह के जलतल भू भौतिकीय संरचनाओं को बाधित करते हैं, वे दंडनीय हैं। कारावास क्या है? 6 महीने तक, या जुर्माना 1 लाख, या दोनों हो सकता है। अच्छा, भारतीय पत्तन अधिनियम की जो हम लोग बात किए हैं, उसमें जो अध्यक्ष होगा वो कौन हो सकता है? तो अध्यक्ष होंगे पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग के केंद्रीय मंत्री। पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग के केंद्रीय मंत्री, ये इसके अध्यक्ष होंगे। उसके साथ साथ इसके सदस्य कौन कौन होंगे? तो यहाँ सदस्य में हो जाएंगे राज्य मंत्री, और उसके साथ साथ हैं भारतीय नौसेना तटरक्षक बल के सचिव और केंद्रीय मंत्रालय के सचिव। तो याद रखिए, राज्य मंत्री हो गए, और भारतीय नौसेना या तटरक्षक बल के जो सचिव होंगे वो हो जाएंगे। उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रालय के सचिव होंगे। अगली न्यूज़ है तटीय नौवहन और मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025। तो यहाँ तटीय नौवहन अधिनियम की विशेषता क्या है? ये पुराने समय से जो भी अधिनियम बना हुआ था वो अंग्रेजों के ज़माने का था, काफ़ी पुराना हो गया था। जो हमारे देश की जो तटीय रेखा की लंबाई है 11,098 किलोमीटर, उससे संबंधित जो भी नियम बने थे काफ़ी ओल्ड हो गए थे, तो उसको प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता थी। तो यहाँ क्या हुआ है कि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के भाग 14 को प्रतिस्थापित करता है। ये जो भी अधिनियम बना है, सरलीकृत लाइसेंसिंग यानी एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, लाइसेंस को ईजी करना, विस्तारित तटीय व्यापार, अन्वेषण, अनुसंधान और वाणिज्यिक गतिविधियां मत्स्य पालन को छोड़कर सब शामिल की गई हैं। व्यापक पोत कवरेज, सभी प्रकार के पोतों, स्वचालित हों या ना हो, को विनियमित करता है। हर तरह के पोत, छूट देने की शक्ति, केंद्र सरकार को विदेशी जहाज़ों की तत्काल आवश्यकताओं को प्रबंधित करने का अधिकार है कि विदेशी अगर जहाज जाते हैं तो केंद्र सरकार तुरंत उस पर निर्णय ले सकती है। यहाँ विजन क्या है? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 क्या है? तटीय कार्गो आवाजाही जो लक्ष्य है 230 मिलियन मैट्रिक टन का लक्ष्य। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, यह ऐतिहासिक अधिनियम मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 को समेकित करता है। बेहतर सुरक्षा और भारतीय टन भार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO क्या है? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, 1948 IMCO के रूप में स्थापित। मुख्यालय इसका लंदन है। 174 सदस्य हैं IMO में। शुरुआत इसकी 1948 में हुई थी, फिर धीरे धीरे भारत 1959 में इसका संस्थापक सदस्य भी बना, और आज यह IMO के रूप में कार्य करता है। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम जो आया है ये आपका अगस्त 2025 में आया है, और 1958 का जो पुराना अधिनियम था उसी की जगह पर इसको अपडेट किया गया है। प्रदूषण नियंत्रक बोर्डों की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें प्रदूषण करने वाली संस्थाओं पर पर्यावरण मुआवजा लगाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, केंद्रीय और राज्य दोनों के वैधानिक अधिकारों की पुष्टि की गई है। यानी कि अगर प्रदूषण फैलाती है कोई भी संस्था, तो उस पर जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, जो CPCB है, या राज्य प्रदूषण बोर्ड है जो SPCB है, ये उस पर एक तरह से दंड लगा सकते हैं, उन पर कोई चार्ज लगा सकती हैं। अगर कोई उसने डैमेज किया है तो उसके बाद, या डैमेज होने वाला है तो उसके पहले उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। CPCB की स्थापना कब हुई है? तो जल अधिनियम 1974 के तहत स्थापित है, और वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा इसको शक्तियाँ प्राप्त हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं SPCB की, तो यह संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के तहत इसको स्थापित किया गया है। यहाँ प्रतिपूर्ति क्षति क्या है? कि बहाली पर केंद्रित। न्यायालय ने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्ति मुख्य रूप से प्रतिपूर्ति प्रकृति की, यानी कि अगर कोई उसने डैमेज किया है पर्यावरण पे तो उसको पे करना पड़ेगा कि भाई तुमने इतने का डैमेज किया, उसको पे करो। दंडात्मक क्षति क्या है? उल्लंघनकर्ता को दंडित करने पर केंद्रित है। अलग उपचार है एक तरह से, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड भी मिलेगा। इनको शक्तियां जो प्राप्त हैं, जल अधिनियम की धारा 33A और वायु अधिनियम की धारा 31A के तहत इसको शक्ति प्राप्त है।